हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th का 14th चैप्टर, जिसका नाम है नेशनल मूवमेंट इन इंडिया पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम 1939 टू 1947। तो इस वीडियो में टोटली 6 टॉपिक्स हैं और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम टॉप 3 टॉपिक्स इस लेसन के कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला आपका टॉपिक है शुड द वॉर बी सपोर्टेड बाय इंडियंस 1939 टू 42। नेक्स्ट टॉपिक है आपका हु रिप्रेजेंट्स द पीपल ऑफ द कंट्री और नेक्स्ट टॉपिक है द पाकिस्तान रेजोल्यूशन। तो चलिए बढ़ते हैं आज के आपके सबसे पहले टॉपिक की तरफ, जो कि है शुड द वॉर बी सपोर्टेड बाय इंडियंस 1939 टू 42। तो 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई तो इंडिया के मोस्ट ऑफ द प्रोविंसेस पर कांग्रेस मिनिस्टर्स रूल किया करते थे। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये प्रोविंसेस क्या है और कांग्रेस मिनिस्टर्स यहाँ पर रूल कैसे कर रहे हैं, क्योंकि हमें इंडिपेंडेंस तो 1947 के बाद मिली। तो यहाँ पर ऐसे हुआ था कि प्रोविंसेस का मतलब यहाँ पर सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, यानी कि आज हमारा कंट्री कैसे अलग अलग स्टेट्स में डिवाइडेड है, उस टाइम पर इंडिया अलग अलग प्रोविंसेस में डिवाइडेड था। और रही बात यहाँ पर रूल करने की, तो ये पॉसिबल हो पाया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसे 1935 में ब्रिटिशर्स ने ही पास किया था। इस एक्ट के थ्रू इंडियंस को थोड़ा सा लिमिटेड सेल्फ कंट्रोल मिल रहा था। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर सबसे पहले इलेक्शंस करवाए गए 1937 में, जिसमें से हमारे पास टोटली उस टाइम पर 11 प्रोविंसेस थे, जिसमें से कांग्रेस को 8 प्रोविंसेस यहाँ पर कांग्रेस इलेक्शंस में जीती थी, जिसके बाद वो लोग 8 प्रोविंसेस पर कांग्रेस मिनिस्टर्स रूल कर रहे थे। लेकिन अभी भी ये भी मिनिस्टर्स ब्रिटिशर्स के अंडर ही काम कर रहे थे और इसीलिए ये लोग ज़्यादा कुछ सेल्फ कंट्रोल अपना खुद का चला नहीं पाते थे। ब्रिटिश पर अभी भी इंडिया का सारा कंट्रोल था और इस इलेक्शन में भी वोट देने के लिए सभी इंडियंस को परमिशन नहीं थी। यहाँ पर सिर्फ 12% इंडियंस को ही प्रोविंशियल इलेक्शंस में जाना अलाउड था और सेंट्रल इलेक्शंस के लिए तो सिर्फ 1% इंडियंस ही वोट दे पाते थे। अब अगर हम 1939 में हुए सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करते हैं तो उस टाइम पर पूरा का पूरा वर्ल्ड 2 अलग अलग ग्रुप्स में बट गया था। सबसे पहला ग्रुप यहाँ पर था एक्सिस पावर का, जिसमें थे जर्मनी, इटाली, जापान जैसे कंट्रीज। सेकेंड ग्रुप था यहाँ पर एलीट पावर्स का, जिसमें थे ब्रिटेन, फ्रांस, यूएस, सोवियत यूनियन और चाइना। तो यहाँ पर इन दोनों ग्रुप्स के बीच में ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था। तो ऑब्वियसली ब्रिटेन चाहता था कि वो दूसरे ग्रुप को हरा दे, तो इसीलिए बिना इंडियन मिनिस्टर्स की परमिशन के यहाँ पर इंडिया को भी वॉर में इन्वॉल्व कर लिया था ब्रिटेन ने। इस बात से कांग्रेस के लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुए थे मिनिस्टर्स, क्योंकि बिना इंडियन मिनिस्टर्स की और बिना इंडियंस की परमिशन लिए इंडिया को इस वॉर में इन्वॉल्व कर लिया गया था। तो यहाँ पर कुछ कांग्रेस लीडर्स के ओपिनियंस भी बढ़ चुके थे। कुछ लीडर्स चाहते थे कि उन लोगों को ब्रिटिशर्स को थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वो लोग भी हिटलर और उसके फैसिज्म आइडियाज से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और वो लोग फैसिस्ट लीडर्स को पसंद नहीं करते थे। लेकिन एट द सेम टाइम उन लोगों का ओपिनियन ये भी था दूसरे लीडर्स का कि उन लोगों को वो लोग लड़ना तो चाहते थे फैसिज्म के अगेंस्ट, लेकिन वो लोग चाहते थे कि वॉर के बाद ब्रिटेन भी इंडिया को एक फुल फ्रीडम प्रॉमिस करे, कि इंडिया को भी इस वॉर के बाद अपना फुल फ्रीडम मिल जाएगा। कांग्रेस को ऐसा लगने लगा था कि अब ब्रिटेन के भी डबल स्टैंडर्ड्स हो चुके हैं, क्योंकि ब्रिटेन इंडिया को कह रहा था कि किसी और की डेमोक्रेसी के लिए फाइट करने के लिए, जबकि इंडिया के पास ही खुद का फुल फ्रीडम नहीं था। उस टाइम पर ब्रिटेन को रूल किया करते थे कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर विंस्टन चर्चिल। तो यहाँ पर वो कंजर्वेटिव पीपल भी नहीं चाहते थे कि उनका एम्पायर यहाँ पर से ब्रेक डाउन हो जाए और इंडिया उस एम्पायर से हट जाए, तो इसीलिए वो लोग इंडिया को अपना फ्रीडम नहीं दे रहे थे। लेबर पार्टी जो कि ब्रिटेन में ही है, वो इंडियन फ्रीडम के लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव थी। यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने इंडिया से एक डिमांड की कि वो लोग कहने लगे कि अब वॉर के बाद इंडिया को वो लोग एक डोमिनियन स्टेटस देंगे। इसका मतलब ये है कि इंडिया को पूरा का पूरा फ्रीडम तो मिलेगा, लेकिन फिर भी हम लोग फ्रीडम होने के बावजूद हम लोग यहाँ पर ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में ही रहेंगे। लेकिन कांग्रेस को सारा का सारा फुल्ली इंडिपेंडेंट कंट्री चाहिए था और इमीडिएट नेशनल गवर्नमेंट चाहिए था इंडिया में। लेकिन ब्रिटिशर्स ने इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया, ये कहते हुए कि कांग्रेस सारे के सारे इंडियंस को रिप्रेजेंट नहीं करती है, खासकर अनदर कम्युनिटीज़ लाइक मुस्लिम्स और या फिर स्मॉल कम्युनिटीज़ को तो बिल्कुल भी नहीं। और उन लोगों ने ये क्लेम किया कि इन लोगों की तो ये ड्यूटी होती है कि वो हर किसी के पर्सनल इंटरेस्ट के बारे में सोचे, और ब्लाइंडली कांग्रेस के आइडियाज़ पर वो लोग एग्री नहीं करना चाहते थे। तो इसीलिए वॉर के टाइम पर
ब्रिटिशर्स ने खुद ही को स्पेशल पावर्स देना स्टार्ट कर दिया था। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये लोग किसी को भी बिना ट्रायल के अरेस्ट कर लिया करते थे और फ्री स्पीच को तो इन लोगों ने टोटली बैंड ही कर दिया था। और 1940 से लेकर 1931 तक कांग्रेस ने इंडिविजुअल सत्याग्रह को लॉन्च किया था, डिमांडिंग फ्रीडम्स यानी कि नॉन वायलेंस प्रोटेस्ट को। और उस टाइम पर ज़्यादा लंबे और बड़े प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे वो लोग, और इस टाइम पर सिर्फ इंडिविजुअल एफर्ट्स ही दिखाए जा रहे थे। बाद में अक्टूबर 1939 को कांग्रेस ब्रिटेन गवर्नमेंट से काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, तो इसीलिए सारे के सारे कांग्रेस मिनिस्टर्स ने अपनी पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया और वो पावर को भी उन लोगों ने क्विट कर दिया जो उन लोगों ने 1937 के इलेक्शन से गेन की थी। इसका मतलब उन लोगों ने अपनी प्रोविजनल गवर्नमेंट से भी रिज़ाइन कर दिया था। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है हु रिप्रेजेंट्स द पीपल ऑफ द कंट्री। अब जैसे जैसे लोग यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट को रेसिस्ट करने लगे, ब्रिटिशर्स को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगा। तो इसी बात पे वो लोग कांग्रेस के लोगों से रिवेंज लेना चाहते थे, बदला लेना चाहते थे, और इसीलिए वो लोग ये चाहते थे कि कंट्री के जितने भी सारे लोग हैं उन लोगों का कांग्रेस पार्टी पर से अपना ट्रस्ट पूरा का पूरा उड़ जाए। तो इसीलिए अब वो लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन करने लगे। वो क्वेश्चन ये था कि क्या कांग्रेस पार्टी सच में सारे के सारे इंडियंस को रिप्रेजेंट करती है या फिर नहीं। यहीं से उन लोगों ने अपनी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पॉपुलर पॉलिसी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को करना स्टार्ट कर दिया था, जिसके थ्रू वो लोग सभी इंडियन हिंदूज और मुस्लिम्स को अलग अलग करना चाहते थे और उनसे उनकी यूनिटी छीनना चाहते थे। अब बढ़ते हैं हम इसी टॉपिक के सब टॉपिक की तरफ, जो कि है द मुस्लिम लीग। तो यहाँ पर अब हम मुस्लिम लीग की अगर बात करते हैं तो यहाँ कांग्रेस को वीक करने के लिए ब्रिटिशर्स उस टाइम पर मुस्लिम लीग को अपना सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा देने लगे थे। तो इसीलिए उस टाइम के मुस्लिम लीग के लीडर M.A. जिन्ना ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस अपनी पॉलिटिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने लगे थे और एक्टिव होने लगे थे इस टाइम पर। मुस्लिम लीग के अगर हम बैकग्राउंड की बात करते हैं तो ये लीग फॉर्म हुई थी 1906 में, लेकिन 1930s तक भी इस लीग को ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक सपोर्ट नहीं मिला था, क्योंकि ये लोग सिर्फ कुछ रिच मुस्लिम लैंडलॉर्ड्स जो भी यूपी में है उन लोगों को और सिर्फ दूसरे रिच मुस्लिम्स को ही रिप्रेजेंट किया करते थे। लीग ने यहाँ पर ब्रिटिशर्स से एक डिमांड की। वो डिमांड ये थी कि वो लोग काउंसिल में मुस्लिम्स के लिए सेपरेट सीट्स चाहते थे और साथ में सेपरेट सीट्स चाहते थे जहाँ पर सिर्फ मुस्लिम्स ही वोट दे सके दूसरे मुस्लिम कैंडिडेट्स को ही। इसका रीज़न ये था कि उन लोगों का कहना ये था कि कई सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू पॉपुलेशन है, तो इसीलिए जीतते भी वहाँ पर से सिर्फ हिंदू रिप्रेजेंटेटिव्स ही हैं। इसीलिए वहाँ पर कुछ छोटे कम्युनिटीज़ लाइक मुस्लिम्स उन लोगों की आवाज़ गवर्नमेंट तक नहीं जा पाती है। तो कांग्रेस भी उस टाइम पर इस लॉजिक से एग्री कर गई थी। तो इसीलिए यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने सेपरेट इलेक्टोरेट्स को यहाँ पर 1909 में इंट्रोड्यूस किया था। अब 1937 में इलेक्शंस हुए और उन इलेक्शंस में यहाँ पर मुस्लिम लीग को 482 मुस्लिम सीट्स से 102 सीट्स मिली थी और इसी के साथ मुस्लिम लीग की वहाँ पर जीत भी हो गई थी। कांग्रेस ने भी इस इलेक्शन मुस्लिम सीट्स के इलेक्शन में कॉन्टेस्ट किया था, क्योंकि कांग्रेस का मानना यहाँ पर यह था कि उनकी पार्टी सिर्फ हिंदूज़ के लिए नहीं है, उनकी पार्टी पूरे के पूरे इंडियंस के लिए है। तो इसीलिए कांग्रेस ने यहाँ पर 58 मुस्लिम सीट्स से उन लोगों ने लड़ा था, जिसमें से वो लोग 26 सीट्स जीत पाए थे। 1937 में लीग को सिर्फ 4.4% ऑफ मुस्लिम वोट्स ही मिले थे और इन्हें स्ट्रॉन्गर सपोर्ट मिल रहा था यूपी, बॉम्बे और मद्रास जैसे एरियाज से, लेकिन इन्हें काफ़ी कम सपोर्ट, इनका सपोर्ट काफ़ी वीक मिल रहा था कुछ दूसरे एरियाज लाइक बंगाल, पंजाब, NWFP यानी कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो कि आज पाकिस्तान है। तो उन एरियाज से इन लोगों को काफ़ी कम सपोर्ट मिल रहा था और सिंध में तो ये लोग अपनी गवर्नमेंट भी फॉर्म नहीं कर पा रहे थे। लेकिन 1946 के बाद सारी चीज़ें बदलती गई, क्योंकि नेक्स्ट इलेक्शंस में मुस्लिम लीग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी और मोस्ट ऑफ द मुस्लिम सीट्स ये लोग जीत भी चुके थे। अब ये सब पॉसिबल कैसे हुआ, इन लोगों को यहाँ पर मुस्लिम सपोर्ट कैसे मिला। तो सबसे पहले 1937 से लेकर 47 के बीच लीग ने कांग्रेस पर कई सारे एक्वेशंस लगाए कि यहाँ पर कांग्रेस के पीपल जो है मुस्लिम लीड्स को इग्नोर करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर यूनाइटेड प्रोविंसेस में कांग्रेस गवर्नमेंट के साथ लीग अपनी एक जॉइंट गवर्नमेंट फॉर्म करना चाहती थी, लेकिन इस बात को कांग्रेस एग्री नहीं कर पाई, क्योंकि दोनों ही
पार्टीज़ के पास ज़्यादा से ज़्यादा सीट्स थी, फिर भी कांग्रेस ने इस बात को एग्री नहीं किया और कांग्रेस ने अपने मेंबर्स को भी मुस्लिम लीग ज्वाइन करने से बैन कर दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर मुस्लिम्स को एक्सक्लूडेड फील होने लगा था। अर्लियर जितने भी कांग्रेस मेंबर्स थे उन लोगों को हिंदू महासभा ज्वाइन करने का पूरा फ्रीडम था और कई सारे लोग ऑलरेडी हिंदू महासभा में यहाँ पर ज्वाइंटेड थे भी। और लेकिन ये भी बैन हो गया 1938 में कुछ दूसरे कांग्रेस के ही लीडर्स लाइक मौलाना आज़ाद की वजह से, क्योंकि मौलाना आज़ाद और दूसरे मुस्लिम लीडर्स को लगने लगा कि यहाँ पर पार्टी की फर्स्ट ऑफ ऑल इमेज ख़राब हो रही है और काफ़ी ज़्यादा ये अनफेयर लग रहा है, क्योंकि बाहर जितने भी लोग हैं वो लोग इस पार्टी को हिंदू डोमिनेटेड पार्टी समझने लगे थे। तो ताकि पार्टी की यहाँ पर रेप्यूटेशन ख़राब ना हो जाए, इसीलिए यहाँ पर बाद में कांग्रेस ने हिंदू महासभा में भी ज्वाइन करवाना अपने पार्टी मेंबर्स के लिए बैन करवा दिया था। तो इन एक्शंस की वजह से लीग ये कहने लगी थी कि यहाँ पर कांग्रेस एक हिंदू पार्टी है और अपनी पावर मुस्लिम्स के साथ शेयर नहीं करना चाहती। अब हम बात करते हैं इसी के नेक्स्ट सब टॉपिक की, जो कि है द हिंदू सभा एंड द आरएसएस। अब ड्यूरिंग दिस टाइम हिंदू महासभा और आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भी ज़्यादा एक्टिव हो गए थे। आरएसएस एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे बनाया और इन लोगों का एम यही था कि सभी हिंदूज़ को एक साथ यूनाइट करके रखना और उनके जितने भी बीच के बैरियर्स है, डिविजन्स और कास्ट जैसे जितने भी बैरियर्स है उन्हें रिमूव करके सारे के सारे हिंदूज़ को एक साथ रखना। और साथ में ये बनाया ही गया था सारे मुस्लिम राइट्स को क्रश करने के लिए और हिंदू डोमिनेशन को बढ़ाने के लिए। इनका मैसेज क्लियर था कि इंडिया सिर्फ हिंदूज़ को बिलोंग करता है, क्योंकि हिंदूज़ की ही यहाँ पर मेजॉरिटी है। और कुछ कांग्रेस मेंबर्स को भी ये आइडिया अच्छा लगने लगा था, तो इसीलिए वो लोग इन ग्रुप्स को और इन वर्क्स को सपोर्ट भी किया करते थे। लेकिन कांग्रेस का मानना ये था कि वो लोग सेक्युलरिज्म पर ही चलते हैं, तो इसीलिए वो लोग सभी रिलीजन्स को इक्वली रिस्पेक्ट भी करते हैं। तो इसीलिए अपने आइडिया के बारे में कांग्रेस ने काफ़ी ज़्यादा अपने मेंबर्स को समझाने की भी कोशिश की कि वो लोग हर किसी को इक्वली ट्रीट करें, सिर्फ हिंदूज़ को ही नहीं। और कांग्रेस ने अपना बिल्ड और कांग्रेस ने साथ में यहाँ पर मुस्लिम्स के बीच दोबारा से अपना ट्रस्ट बिल्ड करने की भी कोशिश की और साथ में उन्हें ताकि वो लोग सेफ फील करवा सके और इंक्लूडेड भी फील करवा सके। लेकिन काफ़ी सारी मिस इन्फॉर्मेशन जो है ऑलरेडी फैलना स्टार्ट हो चुकी थी। कई सारे मुस्लिम्स को यहाँ पर नेगेटिव मैसेजेस मिल रहे थे कई अलग अलग ग्रुप्स से, लाइक मुस्लिम लीग, आरएसएस और हिंदू महासभा। इन मैसेजेस से उन्हें ऐसा फील होने लगा था कि कांग्रेस सिर्फ एक हिंदू पार्टी ही है और कांग्रेस ने अपनी इस रॉन्ग इमेज को करेक्ट करने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश की, ये कहते हुए कि हिंदूज और मुस्लिम्स दो अलग अलग सेपरेट नेशंस नहीं हैं, बल्कि ये पार्ट है सिर्फ एक यूनाइटेड नेशन का, जो कि है इंडिया। लेकिन इस पर ब्रिटिशर्स के रिस्पॉन्स की अगर हम बात करें तो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग के फियर्स को सपोर्ट किया है। यहाँ पर वो लोग काफ़ी ज़्यादा टाइम मुस्लिम लीग जो है हिंदू डोमिनेशन के ऊपर कंप्लेंट्स किया करती थी और ब्रिटिशर्स उन्हें सुनकर पीपल को यूनाइट करने का सजेशन देने के बजाय वो लोग कुछ ऐसे आइडियाज सजेस्ट किया करते थे जो कि उन लोगों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी में फिट कर पाए। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के लास्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है द पाकिस्तान रेजोल्यूशन। अब कुछ लोगों को यहाँ पर ऐसा फील होने लगा था कि जितने भी मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ हैं उन लोगों को अपना सेल्फ गवर्निंग सिस्टम मिलना चाहिए। और 1930 के जो फेमस उर्दू पोइट हैं मोहम्मद इकबाल, जिन्होंने सारे जहां से अच्छा भी लिखा है, उन्होंने मुस्लिम लीग मीटिंग में एक स्पीच दी थी और उनकी स्पीच में उन्होंने मुस्लिम स्टेट को नॉर्थ वेस्ट इंडिया में क्रिएट करने का सजेशन भी दिया था। अब अगर हम वर्ड पाकिस्तान की बात करते हैं तो इस वर्ड को क्रिएट किया था एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट पंजाबी मुस्लिम, जिसका नाम था चौधरी रहमत अली। और इसने काफ़ी सारे अलग अलग रीजन्स के नेम्स को कंबाइन करके पाकिस्तान को बनाया था, लाइक पंजाब, अफगान, कश्मीर, सिंध और बलोचिस्तान को कंबाइन करके पाकिस्तान वर्ड इसने बनाया था। और अपने इस आइडिया को 1933 से लेकर 35 के बीच कई सारे पैम्पलेट्स में भी इसने लिखा था। लेकिन बैक देन इसकी बात को किसी ने भी सीरियसली नहीं लिया था, मुस्लिम लीग ने भी नहीं। अब ग्रोइंग टेंशंस की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ब्रिटिशर्स ने अब अपनी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को और ओपनली करना स्टार्ट कर दिया था और कांग्रेस भी यहाँ पर मुस्लिम्स के फियर्स को काम नहीं कर पा रही थी। और 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने यहाँ पर एक रेजोल्यूशन पास किया और अपने इस रेजोल्यूशन में इन लोगों ने ऑटोनॉमी यानी कि सेल्फ रूल मांगा उन एरियाज़ के लिए जहाँ पर मुस्लिम्स की
मेजॉरिटी थी। अब इस रेजोल्यूशन में उन लोगों ने क्लियरली किसी भी पार्टीशन या फिर सेपरेट पाकिस्तान नेशन की बात नहीं की थी, लेकिन बाद में ये रेजोल्यूशन फेमस होने लगा पाकिस्तान रेजोल्यूशन के नाम से। और अब यहाँ पर मुस्लिम लीग अलग अलग इश्यूज़ को रेस करती जा रही थी और सभी लोग इसके सल्यूशन को ढूंढने में लगे हुए थे, और सभी लोगों को सिर्फ एक ही सल्यूशन दिख रहा था, वो था मुस्लिम्स का एक सेपरेट नेशन। और यहाँ पर टॉक्स और नेगोशिएशंस फेल होते जा रहे थे, और इसी के साथ पाकिस्तान का ये आइडिया और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा था। कांग्रेस भी अब यहाँ पर लीग के लीडर मोहम्मद अली जिन्ना की डिमांड्स को पूरी नहीं कर पा रहे थे, और 1940 से लेकर 46 तक मुस्लिम लीग ने भी काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करना स्टार्ट कर दिया था, और अलग अलग मुस्लिम्स को ये लोग कन्विंस कर रहे थे कि कैसे अलग मुस्लिम कंट्री लेकर ये लोग बेटरली अपनी लाइफ्स जी पाएंगे। अब यहाँ पर पुअर मुस्लिम्स जितने भी थे लाइक पीजेंट्स, उन लोगों ने एक ऐसा पाकिस्तान इमेजिन कर लिया था जहाँ पर हिंदू लैंडलॉर्ड्स जितने भी हैं और मनी लेंडर्स हैं उन्हें एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएंगे। और बिजनेसमैन और जॉब सीकर्स ये सोचने लगे थे कि पाकिस्तान में जाने के बाद उन्हें हिंदू से कॉम्पिटिशन नहीं करना पड़ेगा। और मुस्लिम रिलीजियस और पॉलिटिकल लीडर्स जितने भी थे उन्हें ये आइडिया अच्छा इसीलिए लग रहा था क्योंकि उन्हें ओन गवर्नमेंट फ्रीली चलाने का मौका मिलने वाला था। और 1942 से लेकर 45 के बीच कई सारे कांग्रेस लीडर्स जो है वो लोग जेल में थे, तो इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए लीग ने उस टाइम पर अपना सपोर्ट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट कर लिया लोगों के बीच से। तो बस ये टॉपिक भी वह यहीं पर ख़त्म होता है, इसी के साथ ये वीडियो भी यहीं पर ख़त्म होती है। नेक्स्ट 3 टॉपिक्स जो भी इस चैप्टर के हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।